Good morning, students. Today I am here with the next topic, potential due to dipole but on equatorial line, या जिसे आप ट्रांसवर्सल लाइन भी कह सकते हो. ठीक है, हमने एक्सियल पोजीशन वाला एक्सियल लाइन वाला पढ़ लिया है. अब हमने पढ़ना है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है उस पर क्या पड़ा होगा, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया होगा. उस परपेंडिकुलर लाइन पर किसी भी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ठीक है, नाउ सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपके पास. यहाँ पर सिचुएटेड है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज. दोनों का जो सेपरेशन है दैट इज 2L और ये इसका मिड पॉइंट है. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई L, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगेन L. ये रहा आपके पास ये परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, कुछ भी कह सकते हो आप. इसकी लेंथ है. अब यहाँ से इस सेंटर से या आप ये कह सकते हो डाइपोल से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है ऑन इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल से R एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके, सो नाउ we join these two points and these two points. ये दोनों पॉइंट्स जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये जैसे कि आपको मालूम है ये परपेंडिकुलर है तो ये बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल. और इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे, पाइथागोरस अप्लाई करने से ये जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ये मिल जाएगा आपको. सो ये तो हो गया, आपने डायग्राम समझ लिया. अब इस डायग्राम में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. कैलकुलेट मीन्स अब इस पॉइंट पर हमें इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ठीक है, हमें पॉइंट चार्ज की वजह से मालूम है. अगर कोई पॉइंट चार्ज है और सपोज दिस इज पॉइंट चार्ज Q और इससे R डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पर अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है सो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R है इसकी डिस्टेंस, तो R. ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है पॉइंट चार्ज की वजह से. सो V प्लस Q. ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इस प्लस Q से इस P तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ठीक है, ये लिख लिया हमने. अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो एज वी नो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है तो यहाँ पर आपको कोई भी वेक्टर्स ड्रॉ करने ही नहीं, डायरेक्शन का यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं है. ठीक, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं माइनस Q की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल. सो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q इज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. अगेन डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, डायरेक्शन का इशू नहीं है. आपने यहाँ पर वेक्टर्स रिजॉल्व नहीं करने, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं होगा यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता था. बट यहाँ पर ये कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का कोई भी इशू नहीं है. यहाँ आपको वेक्टर्स ड्रॉ नहीं करने हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन नहीं होगा. सीधे हम दोनों का नेट निकाल देते हैं. P पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना होगा, जो नेट पोटेंशियल है वो कितना होगा. सो फॉर नेट पोटेंशियल वी ऐड दीज टू. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखो जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन आपको मिला, इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर आप कैलकुलेट करते हो डाइपोल की वजह से तो वो हमेशा 0 आएगा. ठीक है, 0 पोटेंशियल मिलेगा आपको. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन. बट नाउ हियर कम्स द थर्ड केस ऑल्सो. थर्ड केस क्या है, अभी आपने एक्सियल पोजीशन पे कैलकुलेट कर चुके हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैलकुलेट कर चुके हो, बट अब ना तो एक्सियल पे रखा है ना इधर इक्वेटोरियल पे रखा है, इधर कहीं किसी पॉइंट पे रखा है. तब हम कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, ये इस वाले पॉइंट पे सपोज ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पढ़ते हैं आप. ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर. ठीक, जो ना तो एक्सियल
हाँ, हो सकता है लास्ट में हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक्सियल भी हम इसको चेक कर सकते हैं, इक्वेटोरियल के लिए भी चेक कर सकते हैं। मतलब अभी किसी भी जनरल पॉइंट के लिए है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि अगर एक्सियल पोजीशन पे होगा तब क्या होगा, इक्वेटोरियल पे होगा तब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जनरल पॉइंट के लिए ये वाला जो केस है वो एप्लीकेबल है। वो कैसे एप्लीकेबल होगा वो मैं आपको जब यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा फाइनल, उससे प्रूव करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखिए ये रहा आपका डाइपोल। ठीक है, ये यहाँ पे रखा है -q चार्ज, यहाँ पर है +q चार्ज, सेपरेट है बाय 2l डिस्टेंस, 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड है। हेयर इज अ पॉइंट P जिस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। ठीक है, एट दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है या इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब इसको हम, इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो डाइपोल है इस डाइपोल का ये रहा मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से ये रही r डिस्टेंस। तो r कॉमा ये इस डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो r कॉमा थीटा। ठीक है, डाइपोल से पोजीशन है r, मतलब r डिस्टेंस पर है, कितना एंगल बनाए हुए है डाइपोल से, थीटा। सो r कॉमा थीटा इसकी हो गई पोजीशन। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये जो इसकी पोजीशन है R। अब हमने इस डायग्राम में एक चीज़ और की हुई है बच्चों, क्या किया हुआ है, इस R वाली जो लाइन है ये हमारे पास, इस लाइन को हमने यहाँ एक्सटेंड किया हुआ है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ किया है ये, और सिमिलरली इस पॉइंट B से भी एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर्स हमने क्यों ड्रॉ किए, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो अब जैसे कि हम जनरली करते हैं, इस पॉइंट P पर अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज, ये दोनों कैलकुलेट करोगे, और फिर V नेट या फिर नेट पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, तो वही चीज़ कर लेते हैं। पहले हम +q की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट करते हैं। सो पोटेंशियल ड्यू टू +q की वजह से क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, bp हो गई। ठीक है, और अब -q की वजह से कैलकुलेट कर लेते हैं, -q की वजह से हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन AP आ गया, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि माइनस का था ये चार्ज। ठीक, अब ये तो हमें इतना पता चल गया, लेकिन अब इन दोनों का एडिशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम ये BP और AP की वैल्यू R के टर्म्स में नहीं निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि BP और AP को हम ऐसे कैसे ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी थी इन परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ करने की। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम, कैसे इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ से आपने एक ये परपेंडिकुलर अगर इस पर ड्रॉ किया है, मैं आपको जनरल एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, एक मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, सपोज एक लाइन ये रही और एक लाइन ये है। ठीक, दोनों लाइन है, एक बड़ी है एक छोटी है, आपको दिखाई दे रही है, बट और दोनों के बीच में जो एंगल है वो बहुत छोटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन से कितनी बड़ी है ना। तो एक मेथड तो आप ये अप्लाई करोगे, आप इस लाइन को मेजर करोगे, इस लाइन को मेजर करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन अब जो दूसरा मेथड मैं इसको आपको मेजर करने का बताऊंगी, वो मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल है और ज़्यादा इजी है। क्यों, क्योंकि ये वाली जो लाइन्स हैं ये कितनी भी लंबी हो सकती हैं, हो सकता है कुछ किलोमीटर्स हो, कुछ मीटर्स हो, बहुत ज़्यादा हो जो आपको मेज़र करने में प्रॉब्लम आए। तो जो ईजी वे है इस कैलकुलेट करने का वो क्या है, देखो अगर मैं यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब ये एंगल 90। ठीक है, ये एंगल 90 हो गया। अब ये एंगल बहुत छोटा ही कहा था मैंने, तो वी ट्रीट इट एज 0 एंगल, ये 0 हो गया। तो ये एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो ये भी 90 बन गया, ये भी 90 बन गया। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इन दोनों के सामने की जो साइड्स हैं ये अपोजिट साइड्स, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अब इक्वल है, मतलब यहाँ तक। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा वो कितना बचा, इतना। आप सिर्फ इसको मेजर कर लेंगे, यही हो जाएगी क्या, यही हो जाएगा कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन से कितनी
बड़ी है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। देखो ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये आर है, सॉरी ये आर नहीं है, आर तो यहाँ तक पूरा था, ये पूरा था आर, ठीक है। तो अब ये वाली जो लाइन है एन पॉइंट है ये, ठीक है, ये जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पी एन और पी बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस पी बी की वैल्यू, या बी पी लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, इस बी पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, हमारी इस पी एन के बराबर। तो ये पी एन कैसे निकलेगा, इस पूरे आर में से, यहाँ तक है आर, ये वाली वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो इस आर में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करें, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये परपेंडिकुलर हमारा काम आएगा। देखो इसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर अच्छे से बना लिया है, अलग से बना लिया है। देखो ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है, ये एन सी बी। तो अब यहाँ से आप क्या लगा दोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू सी एन अपॉन एल हो जाएगा ना। यहाँ से हम इस सी एन की वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ आ जाएगी एल कॉस थीटा, तो ये आ गया एल कॉस थीटा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी आप लगाओगे तो एल कॉस थीटा ही मिलेगा, ये वाली डिस्टेंस भी एल कॉस थीटा, ये वाली भी एल कॉस थीटा। तो अब इस बीपी की वैल्यू कितनी आ गई, आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो इस बीपी की जगह हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो आर माइनस एल कॉस थीटा। एपी की जगह क्या लिखेंगे, एपी। तो ये एपी क्या है, एपी में हम ये आर में हम जब ये एल कॉस थीटा ऐड कर रहे हैं तब ये एपी बन रहा है। तो एपी वाली सेक्शन में या एपी की जगह हम लिख देंगे आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको v प्लस क्यू और v माइनस क्यू मिल चुका है, ठीक है। यहीं तक का प्रोसेस था, टफ वाला, टफ नहीं थोड़ा सा ट्रिकी। उसके बाद तो आपको नेट निकालना है, तो सिमिलरली जैसे आप हमेशा करते हो दोनों को ऐड कर देना आपने, कैलकुलेशन है उससे आगे बस। तो ये r माइनस एल कॉस थीटा, r प्लस एल कॉस थीटा कैसे आया वो आप समझ गए होगे, इस ट्राइंगल की हेल्प से आया था। अब v नेट अगर हम निकालते हैं, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो नेट पोटेंशियल के लिए एक में आप देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, एक में यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, तो इसमें से इसको क्या करना होगा, माइनस। अगर हम ये प्लस ये करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होके इसमें से इसको माइनस ही करना पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया ना कॉमन। अंदर बचा हमारे पास 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, माइनस का 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, ये मिल गया। अब करना है हमने इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आर माइनस एल कॉस थीटा है, यहाँ पर आर प्लस एल कॉस थीटा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आर माइनस एल कॉस थीटा से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस इधर आना चाहिए आर माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि बाहर माइनस था तो माइनस का ये आर हो गया और माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा आ गया। आप इस कैलकुलेशन को खुद करके देखोगे, इस इधर से एलसीएम लेके तो यही मिलेगा। इस आर से ये माइनस आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, आप देख सकते हो हमारे पास बचा v नेट इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब 2ql को आप क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो ना, डाइपोल मूवमेंट, तो लिख दिया हमने p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब r क्या है, अगर ये r इस l से बहुत ज्यादा बड़ा है, देखो आप देख सकते हो r ये हमेशा इस l से, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में r, ये जो r है ये पूरा r ये इस l से बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। तो इस l को हम लगभग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये l स्क्वायर तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हमने जब इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट किया तो हमें ये मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ये सिर्फ r स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पर, और cos थीटा। तो जो नेट पोटेंशियल मिलेगा वो हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और, मैंने कहा था कि ये हमने किसी भी जनरल पॉइंट के लिए निकाला, किसी भी पॉइंट के लिए,
चाहे एक्सियल पोजीशन पे हो, इक्वेटोरियल पे हो, या उसके अलावा किसी पॉइंट पर हो, हर पॉइंट के लिए ये एप्लीकेबल है ये वाला फॉर्मूला। कैसे प्रूफ करें इसको? अगर हम इसको इक्वेटोरियल के लिए प्रूफ करते हैं तो इक्वेटोरियल के लिए थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 90, मतलब परपेंडिकुलर पोजीशन पे है ना, थीटा 90 और कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल आ गया 0, हो गया ना वेरीफाई। तो इक्वेटोरियल पे हमें 0 मिलता है पोटेंशियल, यहाँ से भी 0 ही आ रहा है। अब अगर हम एक्सियल पोजीशन पे कैलकुलेट करते हैं तो एक्सियल के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 0 एंगल, क्योंकि एक्स इस पर है और डाइपोल से 0 एंगल बनाएगा। कॉस 0 हो जाएगा, तो मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास बचा 1/4πε0 p/r²। और इतना ही हमने एक्सियल पोजीशन के लिए कैलकुलेट भी किया था। ठीक है, तो ये हो गया सारा डाइपोल के बारे में। डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर और किसी भी और पॉइंट पर हम कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार एग्जाम में आया भी था। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है उसको डिफाइन करना था, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिए। अब देखो नाम क्या कह रहा है उसका? इक्विपोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ही हो गया। तो इक्विपोटेंशियल मतलब, और सरफेस दिया है तो ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता होगा? इक्वल होता होगा या फिर सेम होता होगा। ये हम समझ गए इसके नाम से। अब समझ जाते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से कैसे? सपोज हेयर इज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड है। अब इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना हो गया? 1/4πε0 q/r। ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर अगर मैं आर डिस्टेंस ले लूँ, यहाँ पर भी यही पोटेंशियल होगा क्योंकि डिस्टेंस आर है। ऐसे ही मैं यहाँ आर डिस्टेंस ले लूँ, यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ आर डिस्टेंस ले लूँ, यहाँ भी सेम पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, सब जगह मैं डिस्टेंस सेम ले रही हूँ, आर ले रही हूँ, इसका मतलब ये क्या है? किसी स्फीयर का सेंटर होता होगा, ये किसी स्फीयर का सेंटर होता होगा। तो उसी स्फीयर का जो सरफेस है वो सरफेस किसकी तरह काम करेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, क्योंकि उसके सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है? इक्वल है या फिर पोटेंशियल सेम है। ठीक है, सो हाउ वी डिफाइन दिस? Equipotential surface is that imaginary surface on which at every point the potential is same, जिस पर सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा होता है? सेम होता है। अब एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया था, अ स्पेरिकल सरफेस एट सेंटर ऑफ विच अ चार्ज इज प्लेस्ड। कोई भी स्पेरिकल सरफेस जिसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा हो, वो उसका सरफेस किसकी तरह काम करता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्योंकि ये लिखने के लिए आती हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से हमारा सेंटर, सपोज यहाँ पर कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल हो गया। इसके बाहर अगर आप एक और ड्रॉ करते हो तो ये भी इससे सेम डिस्टेंस पर होगा, तो ये भी इक्विपोटेंशियल हो गया। इस तरीके से ये सब इक्विपोटेंशियल आप यहाँ पर ड्रॉ करते जाएंगे। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस प्लस क्यू की वजह से, वो क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड्स। ये अगर इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हो तो ऐसे आएगी रेडियली आउटवर्ड्स। तो यहाँ से एक कंक्लूजन मिलता है कि ये जो इक्विपोटेंशियल होता है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये एक दूसरे से राइट एंगल पर होते हैं या फिर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ये हो गई इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में हमें ये समझना होगा, अच्छा यहाँ इसी डायग्राम से समझाती हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अभी तो आप ऐसे समझोगे इस पॉइंट चार्ज से इधर बाहर की तरफ को है, लेकिन एक चीज और, इस पॉइंट पर मुझे बताओ जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा या इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा? पोटेंशियल किस पॉइंट पे ज्यादा होगा? डिस्टेंस यहाँ पर कम है ना, कम डिस्टेंस है तो पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा डिस्टेंस है तो वो पोटेंशियल कम होगा। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी आप कह सकते हो, यहाँ पर ज्यादा होगा यहाँ पर कम होगा।
तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो होगी फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये देखो इधर हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, हाई इधर रहा तो लोअर की तरफ जा रहा है, ये हाई है, ये इधर लो है तो इधर को जा रहा है ये। तो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हो गई सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है देख लेते हैं। सपोज ये कोई आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है या इक्विपोटेंशियल है, यहाँ पर कोई चार्ज Q है, इस Q चार्ज को आपने इस पाथ से इस वाले पॉइंट तक लेकर जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क डन होगा। तो अब आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क डन इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था ना हाफ, या नॉर्मली चलो मैं इसको समझा देती हूँ, जो फाइनल एनर्जी होती है उसमें से आप इनिशियल एनर्जी को माइनस करते हो, डिफरेंसेस ऑफ एनर्जी निकालते थे ना वर्क एनर्जी थ्योरम में, अगर याद करो तो 11th में पढ़ा था। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पर कितनी एनर्जी होगी उस पॉइंट की, उस चार्ज के लिए, यहाँ पर कितनी एनर्जी होगी उस चार्ज के पास, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, या फिर U1 इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो U1 इज इक्वल टू क्यू इंटू V1 हो जाएगा जनरली, और यहाँ पर हो जाएगा U2 इज इक्वल टू QV2। ठीक है, लेकिन अब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पोटेंशियल, इस सरफेस के इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इसको भी इसको V लिख सकती हूँ और इसको भी V लिख सकती हूँ, क्योंकि पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स पर सेम है। अब वर्क डन अगर मैं निकालूं तो दोनों एनर्जीज का डिफरेंस होगा, है ना, डिफरेंस, दोनों एनर्जी को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो U2 माइनस U1 अगर मैं करती हूँ तो QV माइनस QV हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या मिला हमें, 0। सो द नेट वर्क डन ऑन अ चार्ज फॉर कैरिंग इट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स में, ठीक है, अगर ये इक्विपोटेंशियल के दो पॉइंट ले रहे हो, यहाँ से यहाँ से ले जाने के लिए या यहाँ से यहाँ से ले जाने के लिए, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पढ़ लेते हैं इक्विपोटेंशियल्स एंड शेप्स। कैसे कैसे शेप्स होते हैं इक्विपोटेंशियल के। अब कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो पॉइंट चार्ज की वजह से आप पढ़ चुके हो, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, तो इस चार्ज की तरफ एक स्पेरिकल आएगा, फिर उधर एक स्पेरिकल, इधर एक स्पेरिकल, इस तरीके से स्पेरिकल शेप में बनते जाएंगे। ठीक है, जो इक्विपोटेंशियल्स होंगे। तो पॉइंट चार्ज के लिए E की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी ये, और जो V होगा, पोटेंशियल होगा या इक्विपोटेंशियल जो होगा, वो किस शेप में होगा, स्पेरिकल शेप में होगा। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, वहीं से समझ गए होगे। बट अब लाइन चार्ज के लिए कैसे कैलकुलेट करें। मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर अब इसके लिए कैसे निकालेंगे। मान लो इस वायर का ये वाला पॉइंट ले लिया, तो ये वाला पॉइंट लिया, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो भी, उसको भी हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके इधर स्पेरिकल बन जाएगा, है ना, ये दूसरा स्पेरिकल हो सकता है, ऐसे ही कितने सारे स्पेयर्स बने, है ना। इसी लाइन का कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा, उसके अराउंड फिर से स्पेयर बनेगा, इधर फिर कोई स्पेयर बनेगा। तो मैंने इसको यहाँ भी दूर दूर शो किया, ऐसे 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 बनेगा ये स्पेरिकल। तो अब लाइन है, तो लाइन में एक इस पॉइंट के लिए मैंने अगर ये वाला स्पेयर शो किया है, तो इस वाले पॉइंट के लिए हो सकता है स्पेयर यहीं से शो हो जाए। इस तीसरा यहाँ पर कोई पॉइंट लेती हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये सब स्पेयर बनेंगे। तो इन स्पेयर्स का ये जो, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा कौन सी फॉर्म देगा, एक सिलेंड्रिकल शेप देगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म देगा। तो जो इक्विपोटेंशियल होगा इस लाइन चार्ज के लिए, वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जो थर्ड इंपॉर्टेंट इक्विपोटेंशियल है, वो कैसे बनेगा। अगर ये देखो, ये मैं शो किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर या राइट एंगल पर होते हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इक्विपोटेंशियल होगा वो ऐसे होगा, है ना। मान लो आप
ये हो गई मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये रहा मेरा हाथ। अगर ये जो पेन है, ये पेन की जो निब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ये जो मेरा हाथ है, ये वाला जो प्लेन है ये हाथ का मेरा, ये किसको शो करेगा? इक्विपोटेंशियल को। तो ये किसकी फॉर्म में होगा? एक प्लेन की फॉर्म में होगा। तो वही चीज आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर एक प्लेन है, सिमिलरली यहाँ एक प्लेन है, एक प्लेन यहाँ पर भी हो सकता है। तो अलग अलग जो प्लेन्स हैं उन प्लेन्स का शेप होगा यहाँ पर इक्विपोटेंशियल का, प्लेन वाला शेप होगा। तो जो इक्विपोटेंशियल इस केस में होगा वो होगा प्लेन इक्विपोटेंशियल, और इस पर इधर सब जगह जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है पूरे में, तो पोटेंशियल भी इधर सब जगह सेम ही होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जो नेक्स्ट शेप होगा, वो नेक्स्ट शेप कैसा होगा? नेक्स्ट शेप देख लेते हैं। फोर्थ केस, अगर ये कोई पॉइंट है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये होगी तो इसके परपेंडिकुलर हमने ये बना लिए इक्विपोटेंशियल। तो किस तरीके के इक्विपोटेंशियल बनेंगे यहाँ पर? डाइवर्जिंग इक्विपोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दे रहे हैं? डाइवर्ज कर दे रहे हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना, डाइवर्ज, इसलिए ये डाइवर्जिंग है। अब सिमिलरली अगर ऐसा हो, यहाँ कोई चार्ज हो प्लस क्यू और इस तरीके से जा रहा हो, तो जो इक्विपोटेंशियल्स होंगे वो इस तरीके से ड्रॉ होंगे। अब आप देखो यहाँ डायरेक्शन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जा रहा है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है। इसका मतलब ये जो इक्विपोटेंशियल है वो किस तरीके का है? कन्वर्जिंग इक्विपोटेंशियल है। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो आपने जनरल केसेस पढ़ लिए थे सिर्फ एक चार्ज की वजह से, जब वहां कोई एक चार्ज था। अब हम पढ़ रहे हैं डाइपोल्स की वजह से इक्विपोटेंशियल। डाइपोल की वजह से मतलब देयर आर टू चार्जेस, एक यहाँ पर माइनस चार्ज है और एक यहाँ पर प्लस चार्ज है। ठीक है, माइनस प्लस चार्ज, ये आपने, अब आप यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हो या नहीं पता नहीं, वीडियो में कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मुझको, लेकिन मैंने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं प्लस माइनस, ये प्लस से माइनस की तरफ जा रही हैं, ये मैंने ब्लू पेन से शो किया है। और ये वाला जो आप लूप देख पा रहे हो, ये वाला लूप मैंने ब्लैक पेन से शो किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, ये प्लस से माइनस की तरफ जा रही हैं। अब एक चीज, यहाँ पर हम ये इक्विपोटेंशियल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इक्विपोटेंशियल के लिए यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी देखनी है। देखो बच्चों, dv इज इक्वल टू ई डी आर या माइनस ई डी आर, फिर आप कहोगे फॉर्मूला तो गलत बता रही हैं, माइनस ई डी आर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तभी dv हमें मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, डिस्टेंस ज्यादा, तो मान लो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर 5 वोल्ट है, ये पास में है, तो इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट पर कहीं 5 वोल्ट होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस है। इधर कहीं मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल यहाँ कहीं मिलेगा हमें 5 वोल्ट का। यहाँ अगर यहाँ पास में, तो यहाँ दूर में हमें मिलेगा, वो डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले पर, इस फॉर्मूले की वजह से। तो जब हम इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करेंगे तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इनको ही हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये लूप्स बनेंगे। ठीक है, मतलब इनको हम स्पेरिकल नहीं कह सकते हो आप, इस तरीके से बन रहे हैं, ये देखो। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही लूप हमारा इस तरफ भी बनेगा। मैंने इस तरफ आपको शो नहीं किया है, ऐसा ही लूप इस तरफ भी बनेगा। तो लूप ने दीज आर इक्विपोटेंशियल्स। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल्स हैं, ये भी इक्विपोटेंशियल बनेंगे। और तीसरा इक्विपोटेंशियल यहाँ पर ये आ जाएगा, ये क्योंकि जो इक्वेटोरियल लाइन है, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर आपको मालूम है पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल सेम होगा, 0 होगा। तो जो नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो ये हो जाएगा। एक ये हो गया, एक इधर शो किया और इधर शो करेंगे हम। ठीक है, ये तो किस केस में हुआ? जब चार्ज एक माइनस का था और एक प्लस का चार्ज था। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस वाले केस की बात करें जहाँ पर दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, सिमिलर मतलब ये वाला भी पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है, तो उस केस में दोनों का ये जो आप ये कह सकते हो इक्विपोटेंशियल, कंबाइंड इक्विपोटेंशियल आएगा, वो इस तरीके से आएगा। बट ये इस तरीके से कैसे आया? पहले आप इसकी वजह से अलग से इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे स्पेरिकल शेप लेता जाएगा, ये ऐसे ये भी लेता जाएगा। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी हमारे पास, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम रह जाएगी तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये नेक्स्ट वाला जो इक्विपोटेंशियल है ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे इक्विपोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्विपोटेंशियल और ये रही इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इस तरीके से बनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो कैसे ड्रॉ हुई है, इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होंगी हमेशा। ये रहा इक्विपोटेंशियल, इसके परपेंडिकुलर होंगी। तो जब भी दो हमारे पास सेम चार्ज होंगे, यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस होते, तब भी ऐसा ही होता, क्योंकि यहाँ रिपल्शन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाएंगे आप आउटर डायरेक्शन में, आउटसाइड होगी इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स। अगर यहाँ माइनस माइनस होते तब भी सेम बनता, इसी तरीके के इक्विपोटेंशियल बनते। तो डाइपोल की वजह से ये दो तरीके के इक्विपोटेंशियल पॉसिबल हैं, एक इस तरीके से यहाँ पर और ऐसे। दूसरा, अगर दोनों चार्जेस सेम हो आपके पास तो इस तरीके का इक्विपोटेंशियल आपको वहां पर देखने को मिलता है।